मैंने सीसीपीज बता दिए थे, लगभग सेम है बाकी सारे, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। हमने देखा ऊपर देखो, बेच चैनल बनी हुई है, एग्जैक्ट एरिया पर क्या चाहिए इसके अलावा कुछ चाहिए ना। वहीं से देखो मार्केट रिवर्स कर गई, हमने डिमांड डबल करी है। कॉन्सेप्ट यूज करा है कि जब भी मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है डिमांड डबल कर देते हैं, वॉल्यूम बर्स्ट भी हो गया है और साथ ही साथ सप्लाई आती होती है डिमांड डबल कर देते हैं। कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। ये ऐसी चीज है जो आपके एक खुले हुए आटे की तरह है, डिपेंड करता है उससे रोटियां कौन बनाता है। कोई टेढ़ी मेढ़ी बनाता है तो कोई बिल्कुल गोल पतली सी और बढ़िया एकदम। बेरोजगार है, जुआरी बन रहा है। इसमें किसी के साथ भी कोई कंपटीशन नहीं है। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, क्या मैं किसी अपने आप को कंपेयर करता हूँ, वो अलग बात है, हमारे लेवल पर कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ भाई सुनो, अब मेरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं कुछ को बताना चाहता हूँ। जिनको 10 महीने से ज़्यादा हो गया है मेरी स्ट्रीम पर, अब वो थोड़ा सा ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस में। दूसरा, फंडेड अकाउंट को यूज़ किया जा सकता है क्योंकि मेरे लिए वो रियल निकला है, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी फंडेड अकाउंट यूज़ कर सकते हो जिनका नाम बड़ा है, जो बड़े हैं, ठीक है। तो कैपिटल अच्छी खासी मिल जाएगी उसके अंदर, एंड यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, क्योंकि मैं अप्रूव कर चुका हूँ मेरी साइड से। अगर मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए वो सही है। बाकी सबके लिए अलग अलग होता है कि भाई कोई मिठाई मुझे अच्छी लग रही, शायद तुम्हें अच्छी लगे, ठीक है। सो मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट ठीक है। अब कौन सी कंपनी है ये मुझे नहीं पता, ये आप खुद देखो, सजेस्ट करो अपने आप को, रिसर्च करो थोड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, अगर स्किल है तो यू कैन अर्न करीब 10 से 15 हज़ार डॉलर उसमें बनाए जा सकते हैं, अगर 50 हज़ार 1 लाख डॉलर का अकाउंट है तो, ठीक है। मेरे पास 50 हज़ार डॉलर का अकाउंट था, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा बनाया था और मेरे पास रिसीव भी हुआ है, ठीक है। तो यू कैन, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है फंडेड अकाउंट की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल है, मुझे इतने 50-60 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, बताने की कोशिश करिए वो है या नहीं है। सो यू कैन यूज़ देम, बिकॉज छोटे से शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 40-50 फेज़ 1 फेज़ 2 वाले होते हैं ना, वो चैलेंज वाले होते हैं। मैंने इंस्टेंट फंडिंग लिया था, मैंने चैलेंज नहीं लिया था। इंस्टेंट फंडिंग थी क्योंकि मुझे विड्रॉल से मतलब था, मुझे चैलेंज से मतलब नहीं, वो तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, विड्रॉल से मतलब है। देखो एक प्लान बनाना पड़ेगा, अच्छा सा प्लान, मतलब जैसे सारे के सारे जो रूल्स हैं वो याद होने चाहिए यार। रूल्स नहीं होंगे तो फिर देखो, फिर चला जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा होता है कि रूल्स, और वो रूल्स सही होते हैं क्योंकि ओकेजनली हमारा पैसा होगा, हम तब भी उस रूल्स के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि आप मैक्सिमम 8% का ड्रॉ डाउन कर सकते हो या लॉस को, ऑब्वियसली बात है यार, सही है, ठीक है। समझ आया? 8% का तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्या है। प्रॉफिट तो मैं 100% भी कर सकता हूँ, लेकिन लॉस पे लिमिट लगानी सिखाएगा ना वो। पता है कि नहीं गया तो फिर जाएगा अमाउंट सारा, तो कोई फ़ायदा नहीं है वो। ड्रॉ डाउन मतलब कितना, ड्रॉ डाउन कितना लॉस हो सकता है लगातार। चलो गाइस, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, विच इज़ नॉन एज द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मैं चार्ट पे ही समझाऊंगा उसको, क्योंकि इस पे समझाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट विच आई डेवलप्ड एंड क्रिएटेड इन 30%, ऑल्सो 70% ऑलरेडी है, लेकिन उसको सिस्टमाइज नहीं करा होगा। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। पहले आपको बता देता हूँ क्या है, उसके बाद फिर चार्ट पे आऊँगा। मैंने सीसीपीज बता दिए थे, लगभग सेम है बाकी सारे, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा। ओके, सो दिस इज द एमएमसी फेज 1 रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, आरओएस। कैसे काम करता है? देखो हर मार्केट में स्ट्रक्चर रिपीट करता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रक्चर कैसे रिपीट कर रहा है। कभी कभी वो रिपीट करता है डिमांड डिमांड को, कभी कभी वो रिपीट करता है सप्लाई सप्लाई को। तो सबसे पहले आप ये देखो कि दो चीज़ हमें सबसे पहले जो है वो सिमिलर समझनी पड़ती है। जैसे एक आता है कि जो बियरिश ट्रेंड है, ठीक है,
जो बियरिश ट्रेंड है उसको हम लोग बियरिश ट्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि बियरिश ट्रेंड के साथ कॉपी करते हैं, ठीक है, बियरिश ट्रेंड के साथ। उसके बाद अगर हमारे सामने बुलिश ट्रेंड है तो हम लोग उसको बुलिश ट्रेंड के साथ ही कंपेयर करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका 78% केसेस में जो होगा वो आपका यही होगा कि हमें दोनों को एक साथ कंपेयर करना है, ठीक है। बियरिश को बेरिश के साथ देखते हैं, बुलिश को बुलिश के साथ देखते हैं। बियरिश को बुलिश के साथ बहुत ही कम टाइम में देखते हैं, उनके लिए कुछ अलग पैटर्न्स हैं जिनको मैं आपको सीसीपीस में बताऊंगा, दैट इज नॉन एज द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। उनके बेसिस पर भी अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको बियरिश ट्रेंड के साथ कंपेयर करना है, बुलिश ट्रेंड के साथ कंपेयर करना है। और मार्केट में ये चीज़ें बहुत रिपीट करती हैं, इसी रिपीटेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और मार्केट में रिवर्सल एरिया को फाइंड आउट करेंगे। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी हम लोग किसी भी ट्रेंड को रिपीट करते हैं तो हमें एक पोर्शन मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल एरिया। दैट रिवर्सल एरिया इज मेजर्ड बाय, जो भी बेयरिश ट्रेंड को हम मेजर करेंगे और जो रिवर्सल एरिया निकल के आएगा उस रिवर्सल एरिया को हम लोग एक स्पेशल लाइन से मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं QFL, विच इज नॉन एज द क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। अभी जो मेरे आप जो जितने भी नए लोग, जितने भी आप लाइन देख रहे हो मेरे को लगाते हुए ऐसे सीधी, वो क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन है, विच इज नॉन एज द QFL। ये सब मेरे अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान से देख लेना इनको अच्छे से। रिपीटेशन है पहले से, लेकिन मेजरमेंट करने का जो तरीका है एक वो अलग है। जैसे अभी जो आपने देखा, ये जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं जो इतनी एक्यूरेटली काम कर रही हैं आपके सामने, दीज ऑल आर द QFL। ये क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन है, सॉरी QFL, ये QFL है। थोड़ी वाइट लग रही है, अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज नॉन एज द QFL। ओके, ये भी आपकी एक QFL है, ये सब QFL है। ये डबल डबल कर रखी है हमने। DD का मतलब है डबल डिमांड, ठीक है, DD मैंने लिखा हुआ डबल डिमांड है, यहाँ पर आप देखोगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इस जगह पर मैं आपको रिपीटेशन और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो ये चार्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, यूज या तो आप यूज करो हाइकनाशी, या तो हाइकनाशी यूज कर लो, ठीक है। हाइकनाशी यूज करोगे तो आपको रिपीटेशन समझ में आ जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ में आता, इन केस अगर ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका नहीं है बियरिश और बुलिश ट्रेंड को रिपीट समझने का, क्योंकि इसमें आपको ग्रीन कैंडल पूरी बुलिश दिखेगी और रेड कैंडल पूरी जो है बेरिश दिखेगी। यहां पर मैं रिपीटेशन ट्रेंड्स टू ट्रेंड के साथ करूंगा। जैसे मार्केट में आप ध्यान से देखो, ये वाला ट्रेंड हमारे सामने बना हुआ है, ये एक बुलिश ट्रेंड। फिर उसके बाद मार्केट में हमें यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड मिलता है। अब बेरिश ट्रेंड नीचे जाएगा, अगर नीचे क्रॉस करने से पहले मुड़ना शुरू कर देता है, इसका मतलब वो अपने पुराने एरिया को कॉपी नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कॉपी नहीं करा, मान लो सप्लाई को कॉपी नहीं करा, इसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई। रेड ट्रेंड का मतलब है सप्लाई। तो ये चीज़ हमारे सामने कहीं से भी नहीं आई, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब मेरे सामने आती है डिमांड। अब मैं डिमांड को कॉपी करूंगा जब ये ट्रेंड टूट जाएगा, ठीक है, जब ये ट्रेंड टूट जाएगा। ये ट्रेंड समझ में आ गए। अब चार्ट चेंज कर दूं, यू कैन सी द ट्रेंड। ये देखो आपके सामने डिमांड मैंने यही लगाया था आपको, अभी सप्लाई है, ये डिमांड थी, ये सप्लाई है। ओके, अभी ट्रेंड टूट जाए उसके बाद मैं डिमांड लगाता हूँ। ट्रेंड कैसे टूटेगा, कई सारे तरीके हैं। जैसे मैं ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूँ, ट्रेंड टूट गया, ट्रेंड टूटते ही मार्केट में डिमांड आ रही है। अब मैं डिमांड देखूंगा कॉपी हो रही है, यहाँ पर कैंडल आई बड़ी सी, इसके रेफरेंस में देखता हूँ यहाँ पर भी कैंडल सी बड़ी आई थी, तो मैं पूरी की पूरी ये जो एरिया है इसको उठा के निकालता हूँ बाहर। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिमांड है मैं लगा दूंगा, एंड देन इसकी बॉटम पे यहाँ पर मैं एरिया लगा दूंगा। एंड यू कैन सी ये जो जोन है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, दिस इज नॉन एज द रिवर्सल एरिया, जिसे हम लोग क्वांटिटी बॉक्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्वांटिटी बॉक्स कहते हैं, जिसको मैं रिवर्सल एरिया बोलता हूँ। जो मार्केट में रिवर्सल हम लोग देखते हैं एक रेंज के अंदर, ठीक है, एक रेंज के अंदर हम लोग देखते हैं। अब जैसे ही रिवर्सल एरिया पे मार्केट पहुंचेगी, जैसे ही इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, तो हमें वहां पर रिवर्सल होने के लिए कुछ इंडिकेशंस मिलेगी, जो कि घूम के आती है आपके सामने CCPs। और सारे CCPs मैं समझा चुका हूं। जब बेरिश की बात करी जा रही है, सो वी हैव टू यूज द बेरिश, लाइक बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है, जैसे कि बेरिश एनगल्फिंग है अभी जो आप देख रहे हो वो यही है, ठीक है। यू कैन सी द बेरिश एनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर विद मारुबोजू लाइक दिस, इसको एनगल्फ कर रही है, एंड वी कैन सी। और ये एग्जैक्ट लोकेशन पर आई हुई है, रिवर्सल एरिया पर, नहीं तो ये भी आई हुई है आफ्टर इफेक्ट में बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो रीसेंट हाई पे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। एग्जैक्ट कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वरना बहुत बहुत अजीब सा हो जाएगा। वी हैव टू जस्ट वेट। तो हमारे जो एरिया होता है वो यहाँ तक होता है कि हमें पता है यहाँ तक हमारे स्टॉप लॉसेज है, एंड देन जो भी ट्रेड्स है हमारी यहाँ तक लगी रहती है, एंड देन उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड या फिर जो भी हमारे। अब ये कितना नीचे जाएगी, यानी कि हमने डिमांड मेजर कर ली, डिमांड रिपीट हो गई, बुलिश से रिपीट कर दिया, वन स्टेप कंप्लीट हो गया।
पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने बुलिश को बुलिश से रिपीट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट सॉरी ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बुलिश से बुलिश। अब हमें देखना बेरिश से बेरिश। अब हम चलते हैं बेरिश ट्रेंड पे, क्योंकि मार्केट में बेरिश ट्रेंड आएगा। तो जब बेरिश ट्रेंड आना शुरू हो रहा है तो मैं देखता हूँ इसके ब्रेक होने का। ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही मार्केट में बेरिश ट्रेंड आ रहा है। अब मेरा यहाँ पर पोजीशन चल रही है, मान लो सेल साइड का एरिया चल रहा है, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग जैसे यहाँ तोड़ रही है, जैसे पूरा ट्रेंड तोड़ दिया। ट्रेंड तोड़ना सिर्फ ट्रेंड लाइन से पता लग सकता है। ओके, अब मैं ये देखूंगा कि रिपीट कैसे हो रहा है। ध्यान से देखो ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, बेरिश एनगल्फिंग कहाँ बनी हुई है। एक तो यहाँ बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है, तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी वाली यूज करूंगा। सिमिलैरिटी है मेरे सामने, ये यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है मैं यूज करूंगा, एंड देन इसको उठा के यहाँ लगा दूंगा। यू कैन सी द एग्जैक्ट एक्यूरेसी, देखो आप एक बार, यू कैन सी द एक्यूरेसी। यहाँ तक मार्केट आई, फिर मार्केट सपोर्ट पे आ गई, वी हैव टू यूज द सीसीपीज। अगेन सीसीपीज पे चलते हैं, की लेवल्स पर, यानी कि बुलिश जोन्स पर आने वाले सीसीपीज को देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारे सामने बुलिश एंगल्फिंग। यू कैन सी द बुलिश एंगल्फिंग, जो कि हमारे किस लेवल पे आ सकती है, सपोर्ट पर। की लेवल्स कौन थे, सपोर्ट या फिर रिवर्सल्स, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। वापस आके देखो, यहाँ हमारे सामने आ गई है बुलिश, एंड देन वी हैव द, दिस इज हाउ द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्क्स। और फिर से दोबारा जब डिमांड आएगी, जब बुलिश से बुलिश मेजर करेंगे, उसके लिए एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए देखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही मार्केट हमारी फिर से एक नई ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन उसके बाद फिर से हम रिपीट, देन यही चलता रहता है बस मार्केट में, और कुछ नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, अभी जो ट्रेंड लाइन मैं लगा रहा हूँ ये टीएलसी के अंदर है। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग उसको लगा सकते हैं। समझ आएगा इस। अब ये दिखने में तो बड़ा आसान है और करने में बड़ा आसान है। दिखने में बड़ा आसान है, करने में बड़ा आसान है। कि मैं कर रहा हूँ, लाइव में भी आप देख रहे हो, लाइव में कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें इसमें? लाइव में भी करके दिखा रहा हूँ तुम्हें यही चीज़, यही मेजरमेंट करी है मैंने, ये देखो अभी देखो, लाइव में भी साफ यही करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। कुछ अलग है क्या, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मुझे बता दो क्या चल रहा है। लाइव में ज़्यादा एक्यूरेट दिखेगा तुम्हें। यहाँ मार्केट आई, मूव कर दी, यहाँ ही 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 मूव कर दी, और क्या चाहिए? ये कहाँ से हो रहा है? ये सब रिपीटेशन से हो रहा है। अब इसमें ये तो समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। इतना हिस्सा जो मैंने बताया आपको, मेरी नजर में, इन माय ओपिनियन, दिस इज नॉन एज द टेक्निकल एनालिसिस। अब इसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो डिपेंड करता है साइकोलॉजी बेस्ड। इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर टोटली बेस्ड है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर। और ऑब्जर्वेशन तभी अच्छी होंगी जब आप स्ट्रक्चर को याद कर पाओगे। ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसका कोई मीटर नहीं है मेजरमेंट का, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं इसमें बेहतर हूं, अगर आप किसी और को देखोगे तो वो इसमें कम बेहतर होगा। ये ऐसी चीज है जो आपके एक खुले हुए आटे की तरह है, डिपेंड करता है उससे रोटियां कितनी कौन बना रहा है। कोई टेढ़ी मेढ़ी बनाता है तो कोई बिल्कुल गोल पतली सी और बढ़िया एकदम अच्छे से घी लगाई हुई बढ़िया सी जो है वाली रोटी बनाता है। ठीक है, तो ये आप एक तरह से आटा समझ सकते हो। अब इससे बना कौन रहा है वो डिपेंड करता है। तो उसको बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन डिपेंड करेगा ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर। जितना प्रैक्टिस होगी उसके बाद ही आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसको कर पाओगे, ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस। ओके गाइस, ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अल्टीमेट सीरीज में मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, वहाँ आप जाके देखोगे तो ऑलरेडी जो ऐप के अंदर है उसमें थोड़ा गहरी बात है, लेकिन इतना भी काफ़ी है। अगर आप इसको देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बता ही सकता हूँ। देखो, एफटीसी में एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है मैंने, विच इज़ नॉन एज द सुपर कंपाउंडिंग। विच इज़ नॉन एज द सुपर कंपाउंडिंग। ये एफटीसी का एक पार्ट है जिसका मैं बस एक छोटा सा हिस्सा बताऊंगा आपको। ध्यान से सुन लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एक ऐसा तरीका जिसमें मैं अपने बैलेंस का, जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, ध्यान से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने बैलेंस का, जैसे मेरे पास मान लो $5 लाख। मैं अपने बैलेंस का नॉर्मल एफटीसी के अंदर, जो नॉर्मल एफटीसी कहता है, 1% का स्टॉप लॉस लेता हूँ। यानी कि कितना हो गया इसका 1% का स्टॉप लॉस? $5000। ठीक है, सो इसमें सुपर कंपाउंडिंग में कहता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें 1% के रिस्क से ही
1% को 100x कर देते हैं, यानी कि 1% ही उतना पहुंच जाएगा जितना 1%, यानी कि डबल कर देगा बैलेंस को, सिर्फ 1% ही, विद इन 4 ट्रेड्स, ओनली 4 ट्रेड्स में। सो एक यहाँ पर पैराडॉक्स यूज किया जाता है, पैराडॉक्स होता है एक, ठीक है, जिसमें जैसे मैं तुम्हें और सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये थोड़ा बैलेंस बड़ा हो गया ना, थोड़ा और छोटा बैलेंस कर देता हूँ। मानो यहाँ पर मेरे सामने $1000 है, $1000 को मैं $1000 करना चाहता हूँ डबल, 2x। इसका मतलब मुझे $2000 करने। अब $2000 करने के लिए तुम्हें पता है कितना सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं FTC का ही 1% यूज करूंगा, यूज मैं 1% ही करूंगा पर ट्रेड में, ट्रेड पर ट्रेड 1% यूज कर रहा हूँ, विच इज नॉन एज द $10 ओनली। अब $10 विद इन 4 ट्रेड्स, 4 ट्रेड्स भी मैं तुम्हें मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो शायद और भी कम हो सकती है। मैक्सिमम 4 ट्रेड्स में ये सिर्फ 1% बैलेंस, ओरिजिनल बैलेंस को डबल कर देगा। दैट इज हाउ द दिस वर्क्स। एंड इसके फेल होने की जो मैं अगर अपनी प्रोबेबिलिटी बताऊं, वो करीब फेल होने की प्रोबेबिलिटी मेरे लिए सिर्फ 1% है, चांसेस सिर्फ 1%, 50-50 नहीं है इसके अंदर, ओनली 1%, 1% चांसेस है फेल होने की। 1% चांसेस किसकी है? इस बैलेंस के पूरे जाने की 1% चांस है। पूरा बैलेंस जाने के लिए सिर्फ 1% चांस है, लेकिन इसके डबल होने के चांसेस 99% है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि जो है एक्यूरेसी कैसी है और वगैरह वगैरह चीज़, तो एक सुपर कंपाउंडिंग के अंदर ये चीज़ें हैं। एंड प्रूफ तो दूंगा नहीं मैं, क्योंकि प्रूफ दूंगा तो लोगों को फिर ये सीक्रेट बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैं प्रूफ नहीं देने का, प्रूफ नहीं दे सकता मैं, सॉरी। तो जस्ट इमेजिन मेरे पास महीने के एंड में, मतलब पूरा मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास $1,00,000 है, तो महीने के एंड में तो नहीं, मतलब 2 महीने 3 महीने बाद उसका अगर मुझे डबल करना है, तो बेसिकली मुझे सिर्फ ये 4 पोजीशन चलनी है, एंड बैलेंस इज जस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको विड्रॉल दिखाया, अभी देखे होंगे आपने विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल आपको दिखाए थे मैंने अपने। तो यू कैन जस्ट कंसिडर कि समथिंग इज जस्ट डबल ऑफ द ओरिजिनल बैलेंस, आप कह सकते हो। इसलिए कुछ अकाउंट आर्काइव कर रखे हैं मैंने, दिखा सकता हूं, ठीक है। मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है ट्रेडिंग के मामले में, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितना मुझे करना चाहिए लाइव में और कंटेंट्स में, उतना मैं करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ गधों को मेरी कुछ चीज़ें, और वो भी लाइव मार्केट में पता लग जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि उनको पता लगे, ठीक है, उन्हें सस्पेंस में ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।